सच्चाई और वास्तविकता में बस जरा सा फर्क होता है। लेकिन जब ये फर्क आपको समझ में ना आए, दुनिया से जी चुराने का मन करने लगे या दुनिया से अलग थलग रहने का मन करने लगे, किसी पे बहुत ज्यादा संदेह होने लगे, भूत प्रेत दिखाई देने लगे, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया के शिकार हो गए। इसका सही समय पे उचित इलाज नहीं करवाया गया तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा न हो, इसके लिए मैं लेके आया हूं सिजोफ्रेनिया के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बिना स्किप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इंस्टेंट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू कर दें। सिजोफ्रेनिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन इसके ट्रिगर होने में हमारे आसपास का माहौल जो है वो अहम भूमिका निभाता है। यह दुनिया में लगभग 1% लोगों में पाया जाता है। अगर हम नंबर की बात करें तो लगभग 21 मिलियन लोगों में सिजोफ्रेनिया पाया जाता है, जिनमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो लगभग 12 मिलियन पुरुष इस बीमारी के शिकार हैं, जबकि महिलाओं में लगभग 9 मिलियन महिलाएं जो हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर होने की बात करें तो अगर पैरेंट यानी कि माता और पिता दोनों अगर इस बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, तो माता और पिता अगर दोनों इस बीमारी से ग्रसित हैं तो बच्चे में ये बीमारी होने के चांसेस जो है वो लगभग 40% है। 40% चांस है कि बच्चे में भी ये बीमारी ट्रिगर हो जाए। लेकिन अगर माता पिता में से सिर्फ एक माता या पिता अगर इस बीमारी के शिकार हैं तो बच्चे में संभावना है 12% संभावना है कि बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है। हालांकि ये बीमारी जेनेटिक है तो हो सकता है कि बचपन से ही कुछ लक्षण इस बीमारी के पेशेंट में हो सकते हैं। जैसे इस बीमारी से परेशान जो बच्चे होते हैं वो हो सकता है कि शुरू से ही कुछ लक्षण उनके अंदर हो। जैसे वो बच्चे अजीब होते हैं, लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, काफी रिजर्व रहते हैं, या फिर उनके अंदर इमोशंस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर इमोशन बहुत कम होता है, खुल के बहुत ज्यादा हंसते नहीं हैं। और इस तरह के पेशेंट को जब कोई उस तरह का माहौल मिलता है, जब लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है, बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है, जैसे हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाए, या फिर एग्जाम में फेल हो जाए, या फिर किसी प्रियजन की मौत हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में ये बीमारी ट्रिगर हो सकता है। ये बीमारी दिमाग से रिलेटेड है। इसमें हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर केमिकल निकलता है डोपामाइन और सेरोटोनिन, इन दोनों के इम्बैलेंस होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। अगर इनका सेक्रेशन जरूरत से ज्यादा होने लगता है जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। तो चलिए इसके सिम्पटम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिम्पटम है जिसको हम लोग डिल्यूजन कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ बिलीफ। मतलब इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर बात एकदम सही है जबकि वो बात गलत होती है। मतलब वो उस पर पूरा बिलीफ करता है, पूरा भरोसा करता है कि ये बात सही है, लेकिन वो बात सही नहीं होती है। आप चाहे कितना भी भरोसा दिला दें उसको कि नहीं ये बात गलत है, लेकिन वो उस बात पे विश्वास नहीं करता है। उसे उस बात पे पूरा भरोसा होता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, भले ही वो बात काल्पनिक क्यों नहीं हो। दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मतलब इसमें पेशेंट को लगता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े। हो सकता है कि उसे लगे कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, सरकार मेरे पीछे पड़ी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। अगला जो हम बात करते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। मतलब कि कुछ न्यूट्रल इवेंट भी उसे लगते हैं कि वो उनसे रिलेटेड है। जैसे सपोज करिए कि कोई दो लोग बातें कर रहे हैं और बातें करते करते उन्होंने पेशेंट की तरफ देख लिया, तो पेशेंट को लगने लगता है कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो इस तरह के विचार पेशेंट को आते हैं। ठीक है।
तो अगला जो सिम्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मतलब कि इसमें पार्टनर्स पे शक होने लगता है। अगर हस्बैंड है तो उसे वाइफ पे शक होने लगता है कि इसका कहीं अफेयर है, अगर वाइफ है तो उसे हस्बैंड पे शक होने लगता है कि नहीं इसका कोई अफेयर है, चाहे इसके लिए वो चाहे कितनी ही सफाई क्यों नहीं दे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चाहे कितनी भी सफाई क्यों नहीं दे, लेकिन उन दोनों को शक रहता है। तो चलिए अगले सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिम्टम है हेलुसिनेशन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है। हेलुसिनेशन दो तरह के हो सकते हैं, विजुअल और ऑडियो। मतलब हो सकता है कि पेशेंट को कुछ वैसी चीजें दिखाई देने लगे जो एक्चुअल में होती ही नहीं। जैसे हो सकता है भूत दिखाई देने लगे, भूत प्रेत दिखाई देने लगे, कोई ऐसा शकल सूरत या ऐसा इंसान दिखाई देने लगे जो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, आपको लगेगा कि यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि यहां पे कुछ है। वो बार बार पॉइंट आउट करेगा कि यहां पे कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनको विजुअल आने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कि इसमें ऑडियो सुनाई देने लगती है, मतलब उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें, पूर्वजों की आवाज या अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है, जबकि दूसरे आदमी को ऐसा कुछ नहीं होता। वो बार बार किसी दूसरे को कहेगा कि मुझे नहीं मुझे आवाज सुनाई दे रही है, और इस पे वो कभी कभी रिएक्ट भी करते हैं। कई लोगों को ऐसा देखते होंगे कि वो अपने आप से बातें भी करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं अकेले में बात। अगर आपकी नजर उस पर पड़ेगी वो तो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि कहीं मुझे पागल तो नहीं समझ ले। ठीक है, वो चुप हो जाएगा। आप पूछेंगे तो बताएगा नहीं, बोला कि नहीं मैं कुछ बातें कर रहा था मुझ अपने आप से, या फिर किसी से मैं बातें कर रहा था, किसी को फोन पे रिप्लाई कर रहा था, जबकि वो उन्हें सर्टेन आवाज सुनाई देती है जो वो उसका रिप्लाई कर रहे होते हैं। अगला जो सिम्टम है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम, जैसे एवोल्यूशन, मतलब कि जो मीनिंगफुल वर्क है। पेशेंट इस केस में क्या करता है, जो मीनिंगफुल वर्क है, जैसे स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई करना चाहिए, तो वो पढ़ाई करना छोड़ देता है। अगर कोई जॉब करने वाले इंसान है तो जॉब नहीं जाते, मतलब जो मीनिंगफुल वर्क है उसको परफॉर्म नहीं करते, ऐसे ही घर में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। या फिर अगला सिम्टम हो सकता है जिसको एनाडोनिया बोलते हैं, मतलब इसमें जैसे पेशेंट को क्या होता है कि जैसे पहले मूवी देखने में बड़ा मजा आता था, उनके कुछ शौक थे, मूवी देखना, घूमना, बाहर लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, और इन सब में उसे मजा आ रहा था। लेकिन ये बीमारी होने के बाद क्या होगा, इन सब बातों में उसे मजा नहीं आएगा, उसे लगेगा कि ये बेकार है, लोगों से बात करना वो छोड़ देगा, बाहर निकलना छोड़ देगा, घर में बैठा रहेगा। ये सब क्या है, नेगेटिव सिम्टम। ये बीमारी ही ऐसी है कि इसमें कई बार पेशेंट को लगता है कि वो बीमार है ही नहीं, मतलब कि उसके जो थॉट्स, उसके जो व्यवहार हैं, उसके जो थॉट्स हैं, कल्पनाएं हैं, उसको लगता है कि ये वास्तविक है, ये सही है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बना लेता है और वैसे ही जीने लगता है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि बहुत सारे सिम्टम इसके जो हैं वो मेरे अंदर भी है, तो क्या मैं इस बीमारी का शिकार हूं, क्या मैं इस बीमारी से ग्रसित हूं? तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि आप इस बीमारी के अंदर हैं या फिर आप इस बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। अगर कई सारे सिम्पटम्स लगातार कई दिनों तक, यानी कि 15 दिनों तक या फिर 1 महीने तक आपके अंदर है, और इससे आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो नॉर्मल डेली रूटीन है, आपका जॉब पे जाना, या फिर स्टूडेंट है तो उनका पढ़ाई में मन लगाना, सही से पढ़ना, अगर ये सब बाधित होता है, जैसे सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम को लेके व्याकुलता हो रही है और वो एग्जाम देने ही नहीं जा रहा है। व्याकुलता कई बार एक हद तक अच्छा भी होता है परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए। आप थोड़े से परेशान रहेंगे कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, तो आप पढ़ेंगे, तो इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन इतनी व्याकुलता कि पढ़ाई ही छोड़ दे, पढ़े ही नहीं, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब पे जाना छोड़ दे, जो अपनी पारिवारिक जरूरतें हैं, जो फैमिली की, वो पूरा करना छोड़ दे, उन जिम्मेदारियों से हटने लगे, तो इसका मतलब है कि आप इस बीमारी के अंदर हैं। सिम्टम थोड़े बहुत है लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, आप नॉर्मल अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, व्याकुल हैं लेकिन सब कुछ सही से कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर इसके कारण आप उन सब बातों को, उन सब कामों को सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब सवाल उठता है कि
क्या इस बीमारी का इलाज जरूरी है, इलाज करवाना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को बीमारी रहती है लेकिन वो अपने लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं, अपनी काल्पनिक बातों को लेके। तो इसमें क्या होता है कि वो 100% अपना सब कुछ सही सही नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से अपने सारे वर्क को, अपने सारे कामों को एफिशिएंटली करें, तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार क्या हो सकता है कि ये बीमारी बाद में बहुत भयानक रूप ले सकती है। तो इसलिए इसका इलाज करवाना जरूरी है। इलाज करवाने के बाद पेशेंट काफी हद तक सही हो जाते हैं और वो अपने सारे कामों को सही से करने लगते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, नहीं कर रहा था, कोई आदमी है जो जॉब पे नहीं जा रहा था, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक हो जाती है, वो प्रॉपर अपना काम करने लगते हैं। तो बीमारी का इलाज जरूरी है। अब इसमें दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक ऐसे पेशेंट जो इस बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं, इसका इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ को जीने लगते हैं। एक दूसरा टाइप है पेशेंट का जो इस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उसके फैमिली वाले भी इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि इलाज तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच बीच में मेडिसिन को बंद करके देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे केस में क्या होता है, ये बीमारी बार बार रिपीट होती रहती है और हो सकता है कि जिंदगी भर उनको दवाई खाना पड़े या फिर जिंदगी भर इस बीमारी से उन्हें जूझना पड़े। तो इसका इलाज जरूरी है और प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अगर एक बार डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट कर देते तो पहले चांस में अगर सिजोफ्रेनिया होता है तो लगभग 1-2 साल तक मेडिसिन, 1 या 1.5 साल या 2 साल तक मेडिसिन चल सकता है। तो प्रॉपरली आपको मेडिसिन लेना है बिना एक दिन भी गैप किए और उसको खाना है, आप ठीक हो सकते। या फिर आप मेडिसिन को बंद कर देते हैं बीच में ही बिना डॉक्टर के परामर्श के। अगर दूसरी बार फिर सिजोफ्रेनिया होता है आपको तो इलाज और भी लंबा, 3-4 साल तक दवाई खानी पड़ सकती है। तीसरी बार अगर आपको होता है तो 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा। चौथी बार होती है तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर ही आपको इलाज करवाना पड़े, ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेते रहना पड़े। मेरी सलाह माने तो अगर आप जैसे ही इस बीमारी के शिकार हो तो अपना इलाज ज़रूर किसी साइकेट्रिस्ट से करवाएं और ठीक हो जाएं। क्योंकि ये बीमारी जो होती है लगभग 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है। और 18 से 30 वर्ष का जो उम्र होता है वो हमारा बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा कैरियर है, बस इन्हीं सालों में ग्रूम करता है। तो ये हमारे कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इलाज जरूर करवाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इस तरह के सिम्टम आपके अंदर हों तो आप साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलें।